हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर पे डिस्कस करेंगे। क्या हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है, एक बार आप समझें। हमने इससे पहले एरर से रिलेटेड कई क्लिप्स और तैयार की हैं, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी लीस्ट काउंट के बारे में डिस्कस किया था। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स पर हम क्लिप तैयार कर चुके हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ एरर पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स डेवलप होती हैं, वो एरर्स किन किन कारणों से डेवलप होती हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जो एरर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर उन्हें फिजिक्स में कैटेगराइज किया जाए, साइंस के अंदर उन्हें कैटेगराइज किया जाए, तो कितनी कैटेगरी में उन्हें बांटा जा सकता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एरर्स को कैटेगराइज करूं तो इन्हें दो प्रकार की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक कैटेगरी में हम रखते हैं सिस्टमैटिक एरर्स को, सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरी कैटेगरी में हम रखेंगे उन एरर्स को जिन्हें हम रैंडम एरर्स के नाम से जानते हैं। एरर्स की जो बेसिक दो कैटेगरी है वो है सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। अब क्या है इनका मीनिंग, ये दो कैटेगरी में क्या कौन कौन सी एरर कंसीडर होती है, एक बार उस पर आए। सिस्टमैटिक एरर्स का अर्थ है अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाला आउटकम हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा ही आए, या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में आने वाला आउटकम हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ही आए। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी ट्रू वैल्यू से ज्यादा ही आए, या आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से कम ही आए, तो इस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक एरर या तो पॉजिटिव साइड होती है या नेगेटिव साइड होती है। सिस्टमैटिक एरर के आने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, या तो ये ट्रू वैल्यू से कम ही होती हैं या ट्रू वैल्यू से ज्यादा ही होती हैं। तो सिस्टमैटिक एरर वो है जो या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। ठीक इसी प्रकार रैंडम एरर्स की कैटेगरी में उन एरर्स को रखा जाता है जो किसी एक्सपेरिमेंट में आर्बिट्रेरीली डेवलप होती हैं, ये केयरलेसनेस से डेवलप होने वाली एरर्स हैं। इनके आने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ये ट्रू वैल्यू से कम या ज्यादा किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती हैं। एक बार मैं फिर बताता हूं ताकि कंफ्यूजन का पॉइंट ना हो, कहीं आप इसको ऐसा ना समझें कि सर पहले को भी वही डिफाइन किया और दूसरे को भी वही, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक एरर्स में हमने बोला कि ये एरर्स किसी एक्सपेरिमेंट में या तो ट्रू वैल्यू के अपसाइड ही रहती हैं, या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये ट्रू वैल्यू के डाउन साइड ही रहती हैं। यानी किसी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए आउटकम जब आते हैं तो या वो सारे आउटकम ट्रू वैल्यू से पॉजिटिव साइड होते हैं या ट्रू वैल्यू से नेगेटिव साइड होते हैं। यानी कि एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार की एरर डेवलप होती है। जबकि रैंडम एरर में हमने बोला कि ये एरर्स एक ही एक्सपेरिमेंट में कभी ट्रू वैल्यू से कम आ जाती हैं और कभी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाती हैं। तो रैंडम एरर रैंडमली डेवलप होती हैं, यही वजह कि इनका नाम रैंडम एरर है कि ये किसी एक एक्सपेरिमेंट में ही अगर आप 4 बार एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करें तो सेम एक्सपेरिमेंट के 4 ऑब्जर्वेशंस में हो सकता है 2 में ये अपसाइड शिफ्ट हो जाए और 2 में डाउन साइड। सेम एक्सपेरिमेंट में अगर एरर ट्रू वैल्यू से ऊपर नीचे दोनों तरफ डेवलप हो रही है तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। जबकि सिस्टमैटिक एरर सेम एक्सपेरिमेंट में 2 साइड डेवलप नहीं होगी, या तो ये ट्रू वैल्यू से डाउन साइड डेवलप होगी या ट्रू वैल्यू से अप साइड डेवलप होगी। अब ये तो चले बात हो गई कि सिस्टमैटिक एरर हम किसे कहते हैं और रैंडम एरर किसे कहते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात पे और ध्यान दें कि कुछ एरर ऐसे भी होती हैं जिन एरर्स को सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों एरर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो सिस्टमैटिक एज वेल एज रैंडम जो दोनों कैटेगरी को बिलोंग करें, कुछ ऐसी एरर्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। जो एरर सिस्टमैटिक एज वेल एज रैंडम दोनों कैटेगरी में आती हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ ऐसी एरर्स की बात करेंगे जो सिस्टमैटिक है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली एरर के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक बार समझे। इंस्ट्रूमेंटल एरर का अर्थ है वो एरर्स जो किसी इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेरिमेंट किए जाते समय के कैलिब्रेशन पर डिपेंड करती है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए आप माने कि आप एक वर्नियर कैलिपर्स से
जो हमने अपनी पिछली क्लिप में डिस्कस किया है वर्नियर कैलिपर्स पे, तो आप उसे भी देखें एक बार। सो वर्नियर कैलिपर्स जिसे आप यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, कई बार हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर इंक्लूड रहती है। तो अगर आप किसी ऐसे वर्नियर कैलिपर्स से आउटकम ले रहे हैं जिसमें पॉजिटिव एरर इन्वॉल्व्ड है, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स से जब आप आउटकम लेंगे, रीडिंग लेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू वैल्यू से हमेशा डिफरेंट होगा, वो ट्रू वैल्यू से हमेशा डिफरेंट आएगा, वो एक्चुअल वैल्यू से डिफर करेगा। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रहे कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप जितनी बार भी रीडिंग लेंगे वो ट्रू वैल्यू के एक ही साइड आपको शिफ्ट नजर आएगी। हम जानते हैं कि जिस वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव एरर होता है उसकी रीडिंग को सही करने के लिए हमें पॉजिटिव एरर के बराबर आउटकम को अपने आंसर में से माइनस करना पड़ता है। यानी अगर आपका आंसर 12 यूनिट आया है तो आपको एरर के बराबर वैल्यू उसमें से कम करनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में अगर कोई वर्नियर कैलिपर्स पॉजिटिव एरर रखता है तो उससे आने वाली रीडिंग हमेशा आपकी ट्रू वैल्यू के अपसाइड शिफ्ट होगी। ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर एक स्टूडेंट स्क्रू गेज की हेल्प से, एक ऐसे स्क्रू गेज का हेल्प ले जो नेगेटिव एरर अपने में इंक्लूड रखता है, तो उससे ली जाने वाली रीडिंग्स हमेशा ट्रू वैल्यू से डाउन साइड शिफ्ट होंगी। सो आप देख पा रहे हैं कि ये वो एरर है जो या तो ट्रू वैल्यू से अप रहेंगी या ट्रू वैल्यू से डाउन रहेंगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम अपने घर में एक ऐसी स्केल को या एक ऐसे इंच टेप को यूज करें जिसके इनिशियल 4 सेंटीमीटर किसी कारण से टूट चुके हैं, यानी अगर किसी स्केल का फ्रंट में कुछ हिस्सा टूट जाए और अब जो इनिशियल आपको मार्क दिखाई दे रहा है स्केल में वो 4 सेंटीमीटर का हो, तो उस 4 सेंटीमीटर के प्लेस से जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपको 6 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रीडिंग देगा और 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपको 8 सेंटीमीटर की पोजीशन पर रीडिंग देगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि इस टूटी हुई स्केल से ली हुई रीडिंग हमेशा ट्रू वैल्यू से अपसाइड शिफ्ट होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये डाउन साइड शिफ्ट हो जाए। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर को एक सिस्टमैटिक एरर माना जाएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर हमेशा वन साइडेड शिफ्ट होती है। या तो ये एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू से पॉजिटिव शिफ्ट होती हैं या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये ट्रू वैल्यू से हमेशा नेगेटिव शिफ्ट होंगी। सेम एक्सपेरिमेंट में ये प्लस और माइनस दोनों साइड नहीं हो सकती। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर को सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा एरर जिसे हम सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में रख सकते हैं वो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सो क्या है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक बार समझें। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का अर्थ यह है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके का आप यूज कर रहे हैं वो तरीका ही ऐसा है कि उसमें ट्रू वैल्यू से रीडिंग के डिफर होने की संभावना है, लेकिन ट्रू वैल्यू से जब रीडिंग डिफर होगी तो ये इस बात को लेके आप श्योर हैं कि वो वन साइडेड ही शिफ्ट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री में किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और आपको किसी कंपाउंड एक्स से किसी कंपाउंड वाई को प्रिपेयर करना है। अब आपने एक पेपर के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट से बेसिक कैलकुलेशंस किए। बेसिक कैलकुलेशंस करने से आपको पता लगा कि इस क्वेश्चन का आउटकम इतना आना चाहिए। आपने वो रीडिंग नोट कर ली कि इस प्रोसेस में कंपाउंड एक्स से जब कंपाउंड वाई प्रिपेयर होगा तो इतना आउटकम हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब आपने उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली किया तो आपने देखा कि जो आउटकम अमाउंट आया है प्रोडक्ट मैंने कंपाउंड वाई का, वो उतना नहीं है जितना आप मैथमेटिकली पेपर पे कैलकुलेट किया था आपने। सो आपने एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया और कई बार एक्सपेरिमेंट करने पर भी आपने यही देखा कि जितना आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला लगा के पेपर के ऊपर, उतना आउटकम आपको अपने प्रैक्टिकल में कभी नहीं मिला। तो आपका आउटकम हमेशा एक स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू से नीचे ही रहा। सो जब आप किसी एक्सपेरिमेंट में आउटकम को हमेशा एक वैल्यू से डाउन ही पाते हैं,
जब आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा एक ही तरफ है ट्रू रीडिंग के, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इसे सिस्टमैटिक एरर्स की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। अब यहां पर बात उठती है कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इस एक्सपेरिमेंट में कहां पर है। तो समझें कि जो कंपाउंड एक्स आपने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, हम जानते हैं कि वो प्योर 100% प्योर नहीं हो सकता। तो अगर उसमें कुछ परसेंट भी इंप्योरिटी अवेलेबल है तो कुछ कोलिजन्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे भी होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, और इस वजह से जितना आउटकम एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं आ पाया। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का अर्थ है कि आप जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, यानी जो तरीका आपने यूज किया है, उस तरीके में कुछ ऐसा इम्परफेक्शन है, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आपका रीडिंग हमेशा ट्रू वैल्यू से कम आ रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को आर्म पिट पर रखें तो आप देखेंगे कि जो रीडिंग आया है वो हमेशा डाउन साइड आएगा ट्रू वैल्यू से, यानी कि जो टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में कभी भी वो उतना नहीं आएगा जितना वो एक्चुअली है। सो आप देख पाएंगे कि आपके एक्सपेरिमेंट में लिए गए कई ऑब्जर्वेशंस में आप हमेशा रिजल्ट को डाउन साइड देख रहे हैं। तो इस तरीके के आउटकम में जो डिफेक्ट डेवलप होते हैं ये टेक्निक्स के इम्परफेक्शन के कारण होते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट के एरर्स होते हैं वो सभी सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में गिने जाएंगे, और अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कोई इम्परफेक्शन है तो उससे जुड़ा हुआ एरर भी सिस्टमैटिक एरर माना जाएगा, क्योंकि वो हमेशा वन साइडेड होगा, या डाउन साइड या अप साइड। दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर का मतलब पहले क्लियर समझें। रैंडम एरर अप साइड भी हो सकते हैं, डाउन साइड भी हो सकते हैं। सो ऐसे एरर्स डेवलप होते हैं केयरलेसनेस की वजह से। केयरलेसनेस की वजह से इस तरीके के एरर डेवलप होते हैं। अब इस एरर को हम मेजर किस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, या वो कौन सा एग्जाम्पल है जो सूट करता है इस कैटेगरी में, एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। रैंडम एरर की कैटेगरी में हम जिस एग्जाम्पल को रखेंगे वो है फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का मतलब आप समझे पहले। फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को कुछ ऐसे समझे जैसे आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें आपको एक बैटरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वोल्टेज सप्लाई लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। तो जब आप आउटकम पता लगा रहे हैं, अपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को रीड कर रहे हैं, आपने देखा तो आपने ये पाया कि कभी ये रिजल्ट ट्रू वैल्यू से अपसाइड शिफ्ट होता है और कभी आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू से डाउन साइड शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस का कोई एक पर्टिकुलर मैनर नहीं होता। अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये फ्लक्चुएशन बोथ साइड हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो रीडिंग है वो अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। तो ऐसा कोई भी एरर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस के कारण डेवलप होता है उसे हम रैंडम एरर की कैटेगरी में रखते हैं। सो रैंडम एरर वो एरर है जो बोथ साइड हो सकते हैं, और फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को हम इस कैटेगरी का एक एग्जांपल मान सकते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस के फ्लक्चुएट होने से जो एरर डेवलप होती है उसे रैंडम एरर की कैटेगरी में रखा जाता है। सो सिस्टमैटिक एरर में हम गिनेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर को और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को, जबकि रैंडम एरर की कैटेगरी में हम रखेंगे फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को। फ्लक्चुएशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में हमने वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात की, किसी हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का चेंज, या किसी प्रेशर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर एक फिजिकल कंडीशन है उसका चेंज भी इस तरीके के एरर को डेवलप कर सकता है। सो किसी भी क्वांटिटी के चेंजेस से इस तरीके का एरर डेवलप होता है, और यह एरर उस एक्सपेरिमेंट में प्लस और माइनस दोनों तरफ चेंज हो सकता है। इसीलिए हम इसे रैंडम एरर की कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एरर्स की जिसे हम सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों कैटेगरी में डेवलप कर सकते हैं, दोनों कैटेगरी में जिसको प्लेस किया जा सकता है। अब हम ऐसे एरर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला एरर जो इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं उसको हम नाम देंगे पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब थोड़ा क्लियर समझे पहले। पर्सनल एरर का अर्थ है कि आप जिस एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
सो इस बात को ऐसे समझें जैसे अगर आप किसी मीटर या किसी वोल्ट मीटर मान लें या गैल्वेनोमीटर मान लें, आप किसी इंस्ट्रूमेंट में एक रीडिंग को पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट हमेशा रीडिंग को पढ़ते समय अपनी आई को या ये कह लीजिए कि अपने हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके उस स्केल के लाइंस को देखता है, तो उसे रीडिंग हमेशा उसकी एक्चुअल पोजीशन से आगे पीछे नजर आती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने एक क्लॉक रखी हो और आप उस क्लॉक को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखें या सर को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट झुका के देखें, तो उस कंडीशन में आप ये पाएंगे कि आपको टाइम का जो रीडिंग है वो कुछ सेकंड्स आगे पीछे दिखाई देगा या मिनट में वो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता नजर आएगा। यही काम अगर आप किसी वॉच पे करें तो इस रीडिंग में एरर और ज्यादा आएगी, क्योंकि वॉच स्मॉल है साइज में और उसकी जो लाइंस है बहुत क्लोज है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने पर आप उस रीडिंग में एक फ्लक्चुएशन देखेंगे। सो अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट जब कभी कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो अपना जो हेड है उसकी पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट में उसकी पोजीशन को टिल्ट कर लेता है, तो इस केस में जो रीडिंग उसे मिलेगी वो हर बार किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट मिलेगी। तो उसको एक्चुअल रीडिंग से हमेशा एक पर्टिकुलर या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में एक वेरिएशन दिखाई देगा। सो इस तरीके से उसके हैबिट के कारण, ये गर्दन को हमेशा इस तरीके की पोजीशन में रख के देखना उसकी हैबिट है, और इस हैबिट के कारण उसके आउटकम में जो एरर डेवलप हुआ है ये एरर हमेशा वन साइडेड होगा। क्योंकि वो अगर हैबिट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी इस तरीके से देखे और कभी इस तरीके से। हैबिट हम जानते हैं किसी पर्सन में जो हैबिट होती है वो एक डिफेक्ट होता है जो पर्टिकुलर बायस्ड कंडीशन को डेवलप कर देता है। सो वो बायस्ड कंडीशन ऐसी होगी जिसमें वो स्टूडेंट हमेशा अपने हेड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा क्योंकि वो उसका हैबिट है, और उस कंडीशन के कारण, उस पोजीशन के कारण उसको अपने आउटकम में एक एरर नजर आएगा। सो इस तरीके की एरर जो पर्टिकुलर हैबिट से जुड़ी हुई है और ये किसी पर्सन के कारण डेवलप हो, उसे हम पर्सनल एरर की कैटेगरी में रखते हैं। और चूंकि हैबिट से जुड़ी हुई ये एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में डेवलप होगी तो इसे हम सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल मानेंगे। लेकिन यहां पर एक दूसरा पक्ष भी है। एक दूसरा स्टूडेंट जो मेरे पहले केस में बताए गए स्टूडेंट की तरह बायस्ड नहीं है, जो अनबायस्ड है, जो इस तरीके की गलती नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट में अपने हेड लेवल को और आई को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, लेकिन वो केयरलेस है, वो अपने एक्सपेरिमेंट को लेके केयरलेस है। उसने इस एक्सपेरिमेंट को इससे पहले कभी नहीं किया, ये उसका पहला अटेम्प्ट है एक्सपेरिमेंट के लिए। सो जब वो इस एक्सपेरिमेंट को करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी उसका आउटकम ट्रू वैल्यू से कम आएगा और कभी ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट से अवेयर ही नहीं है, उसे एक्सपेरिमेंट को करना ही नहीं आता। सो ऐसे केस में हम पर्सनल एरर को रैंडम एरर की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि अब एरर किसी एक डायरेक्शन में डेवलप नहीं होगी, अब एरर दोनों डायरेक्शन में डेवलप होगी। उस बच्चे के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट जिसे एक्सपेरिमेंट का नॉलेज नहीं है, प्लस साइड भी एरर शिफ्ट हो सकता है और माइनस साइड भी। सो इस एरर को इस पर्टिकुलर केस में रैंडम एरर की कैटेगरी में रखा जाएगा। जबकि पहले एग्जांपल में जिसमें मैंने आपको उस स्टूडेंट का बायस्ड नेचर बताया, उसका बायस्ड हैबिट बताया, उस कंडीशन में इस एरर को आप सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में रखेंगे। सो पर्सनल एरर एक ऐसी एरर है जिसका एक पक्ष इसे सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में रखवाता है और दूसरा पहलू अगर हम सोचें गौर से तो वो इसे रैंडम एरर की कैटेगरी में भी इन्वॉल्व कराएगा। सो पर्सनल एरर सिस्टमैटिक भी हो सकती हैं, रैंडम भी हो सकती हैं। केयरलेसनेस की कंडीशन में ये रैंडम एरर में गिनी जाएंगी और बायस्ड कंडीशन में इन्हें सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में गिना जाएगा। एक दूसरे एरर पे हम और बात करेंगे जो कि सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों कैटेगरी में रखी जा सकती है। उस एरर को हम कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को जरा ध्यान से समझें। लीस्ट काउंट एरर का अर्थ है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके किसी रीडिंग, किसी आउटकम को पता लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जहां तक वो ट्रू रीडिंग दे सकता है। एक वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के एक प्लेस तक मिलीमीटर में, यानी सेंटीमीटर तक कहूंगा तो 2 प्लेस तक कहूंगा, ट्रू रीडिंग दे सकता है, जबकि एक स्क्रू गेज डेसिमल के 2 प्लेस तक मिलीमीटर में और 3 प्लेस तक सेंटीमीटर में ट्रू रीडिंग दे सकता है। अब अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं जिसमें हमारा आउटकम डेसिमल के 3 प्लेस से भी ज्यादा
तक ट्रू रीडिंग में है, अगर उसकी ट्रू वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस से भी आगे तक है, तो उस केस में जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आउटकम लेंगे तो वो आउटकम ट्रू वैल्यू से डिफर करेगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट की जिस लिमिट पर हमें पता लगती है उससे आगे हम उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आउटकम नहीं निकाल सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने किसी वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके एक आउटकम लिया सेंटीमीटर में, माना वो आउटकम है 12.37 सेंटीमीटर और 12.38 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नाप रहे थे और आपने आउटकम लिया 12.37 और 12.38 के बीच में। अब 12.37 और 12.38 के बीच में आप वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि रीडिंग 12.37 पर भी एक्चुअली नहीं है और 12.38 पर भी नहीं है। सो इस कंडीशन में जब आप आउटकम लेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल और मेन स्केल के एक प्लेस जो सबसे नियरेस्ट है उसको रिजेंबल होता हुआ एज्यूम करके रीडिंग को नापेंगे। उस कंडीशन में आपका जो आउटकम आएगा वो प्लस साइड शिफ्ट भी हो सकता है और माइनस साइड शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन वर्नियर स्केल और मेन स्केल पर ऐसी भी बन सकती है और ऐसी भी बन सकती है। क्योंकि फिर से सुने मेरी बात को कि अगर आप किसी वर्नियर कैलिपर से ऐसे ऑब्जेक्ट की लेंथ नाप रहे हैं जिसका ट्रू रीडिंग डेसिमल के 2 प्लेस से आगे तक है, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि वर्नियर और मेन स्केल का कोई भी लाइन मैच नहीं करेगा एग्जैक्टली, कुछ डिस्टेंस रहेगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइन के बीच में। तो आप ऐसे में उस लाइन को आउटकम के रूप में लेंगे जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी। अब वो क्लोजनेस ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, यानी अब ये जो एरर डेवलप होगा ये एरर प्लस साइड और माइनस साइड दोनों तरफ डेवलप हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप जो आउटकम देंगे अगर उसको देखें तो 12.37 और 12.38 में से किसी एक को आपको आउटकम के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। सो ऐसे एरर को इस फॉर्म में हम रैंडम एरर की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर हम इस बात को एक दूसरे तरीके से समझें कि अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम हमेशा रीडिंग को ट्रू वैल्यू से डाउन साइड ही शिफ्ट करेंगे, हम हमेशा अपना आउटकम एग्जैक्ट वैल्यू से बैक ही देंगे, यानी इस एक्सपेरिमेंट में 12.37 और 12.38 में कंफ्यूजन होने पर हम हमेशा 12.37 को ही एक्सेप्ट करेंगे किसी भी स्थिति में, चाहे हमको वो निशान 12.37 वाली पोजीशन से बहुत बहुत आगे भी दिखाई दे, लेकिन अगर वो 12.38 पे नहीं पहुंचा है तो हम उसे 12.37 ही कंसीडर करेंगे। और ये आप स्टैटिक हैं इस बात को लेकर के, तो फिर आप इसे सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सो लीस्ट काउंट एरर को आप रैंडम एरर की कैटेगरी में रख सकते हैं और इसे सिस्टमैटिक कैटेगरी में भी कंसीडर किया जा सकता है अगर आप उसको किसी एक पर्टिकुलर साइड पे स्टैटिक कर दें। सो इस तरीके से ये दो एरर जो लीस्ट काउंट एरर है और पर्सनल एरर है, इसे हम सिस्टमैटिक और रैंडम दोनों एरर्स के एग्जांपल में गिन सकते हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंटल एरर और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये जो एरर हैं, ये एरर हमेशा या तो प्लस साइड शिफ्ट होंगी किसी एक्सपेरिमेंट में या नेगेटिव साइड शिफ्ट होंगी किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में। किसी सेम एक्सपेरिमेंट में आप इनको प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। वही दूसरी ओर फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, चूंकि हम जानते हैं कि फ्लक्चुएशंस रैंडम होते हैं, ये प्लस साइड भी हो सकते हैं और माइनस साइड भी हो सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार की गलतियों से, इस प्रकार के डिफेक्ट से जो एरर डेवलप होंगी वो रैंडम एरर होंगी। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस में ये ट्रू रीडिंग से ऊपर दिखाए, आउटकम ट्रू रीडिंग से ऊपर दिखाई देगा और कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ये ट्रू रीडिंग से कम दिखाई देगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरी में एरर को स्टडी कर सकते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट को कई ऑब्जर्वेशंस में बार बार रिवाइज करें तो एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस को बार बार लेकर के इन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसा मैंने बताया कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर डेवलप हुआ है तो आप इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट बना के, उसके अगर वो एक वर्नियर और स्क्रू गेज है तो उसके जीरो एरर को रिमूव करके, रिफाइन करके अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरीके के एरर को दूर किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक
प्रॉब्लम को डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस बढ़ा के हम दूर कर सकते हैं। सो सिस्टमैटिक एरर को अगर हम दूर करना चाहें तो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को और रिफाइंड कंडीशन में तैयार करना होगा। अगर हम बात करें रैंडम एरर्स की, तो ये फ्लक्चुएशंस से डेवलप होती हैं। ऐसी एरर्स को दूर करने के लिए आप अपने एक्सपेरिमेंट को कई ऑब्जर्वेशंस में रिवाइज करके उनका एवरेज ले सकते हैं। यानी अपने एक्सपेरिमेंट को आप कई बार रिवाइज करें और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का अगर आप एवरेज ले लेंगे तो एवरेज लेने से इन एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार की एरर्स को रिड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट के कई ऑब्जर्वेशंस लेके उनका एवरेज निकाला जा सकता है। पर्सनल एरर्स चूंकि हैबिट से जुड़ी हुई एरर है, तो इन एरर को दूर करने के लिए अपनी हैबिट को रिफाइन करके, अपनी हैबिट को ठीक करके आप दूर कर सकते हैं, या केयरलेसनेस को दूर करके। अगर आप एक्सपेरिमेंट के बारे में अवेयर हैं और उस एक्सपेरिमेंट को आप कई बार कर चुके हैं, तो बार बार एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करके दोहराने के बाद आप इस एरर को भी रिफाइन कर सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर चूंकि इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मेजरिंग कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके उससे ज्यादा रिफाइंड किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना होगा। सो इन सभी एरर्स को डिफरेंट तरीकों से रिफाइन किया जा सकता है। सो अपने एक्सपेरिमेंट में आप ये सारी एरर्स क्या क्या इंडिकेट करती हैं, इनका क्या मीनिंग है, ये समझें। आज के क्लिप में हमने डिफरेंट टाइप्स के एरर के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्लिप में हम एरर के मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।